नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। तो जैसा कि हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जुड़े हैं और नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस नई वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करने वाले हैं मेरे बच्चों। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बढ़िया, शानदार, मज़ेदार, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और उनकी बारी बारी से जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको शेयर जरूर करें ताकि कई ऐसे विद्यार्थी जो कि हमारे और आपके बीच में जुड़े हुए हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें सीख पाएँ और आने वाले कई एग्जाम में वो हमसे मदद ले पाएँ और कहीं ना कहीं उनका हमसे जो भी आशा या जो भी आश्रय है उनका वो पूरा हो। मेरे बच्चों, उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से रोज पर डे डेली इन वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बेहतरीन तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य वीडियो अन्य जगह से कुछ नहीं मिलता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक बार आकर के जुड़ के देखिए, बहुत ही चीज़ें आपको बहुत साधारण तरीके से चीज़ें आपके समझ में आएंगी और डेली के डेली रिवीजन होगा। किताबें तो बहुत होती हैं और किताबें आपके पास भी बहुत सारी होंगी। असली किताब और असली ज्ञान वही जो आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुस जाए और कोई घुसेड़ने वाला हो, वो अच्छा टीचर। मेरे बच्चों, लगातार इस लूसेंट की बुक से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी और जानी और आज सीख रहे हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करेंगे इन चीज़ों को, इन बातों को आप समझ रहे होंगे और बारी बारी से इनको नोट भी कर रहे होंगे मेरे बच्चों। तो शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा। आप नई हेडिंग की तरफ बढ़ चुके होंगे और आप बढ़िया से हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग आपकी क्या होगी मेरे बच्चों? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और बिंदुसार को एक ही टॉपिक में खत्म करने के बाद कुछ अशोक के बारे में भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अशोक महान कौन थे, क्या थे, क्या इनकी स्थितियां थी, कैसा क्या इनका शासनकाल रहा, बड़ी बेहतरीन तरीके से इनकी चीज़ें सीखेंगे। और इससे पहले जो गहराई से चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में भी, एसएससी जीडी के एग्जाम में इतिहास से कोई भी प्रश्न बनेगा, अगर आपका प्राचीन इतिहास की बात करेगा तो यहाँ से 110% आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। तो इसको देखना ना भूलिएगा, बारी बारी चीज़ों को नोट करिएगा। जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इनकी वीडियो को देखने की कोशिश करें और उसको दिमाग में डालें। मैं उम्मीद करूंगा एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। मेरे बच्चों, बात करेंगे हम बिंदुसार की। बिंदुसार से पहले हमने कई ऐसे टॉपिक, कई ऐसी बातें सीखी जैसे कि मगध राज्य का उत्कर्ष। इस मगध राज्य के उत्कर्ष के बाद हमने सीखा कहीं ना कहीं सिकंदर के बारे में, और सिकंदर के बारे में हमने बताया सिकंदर महान, सिकंदर कौन था और इसके पिता का नाम क्या था। इसके सिकंदर के पिता फिलिप थे जो कि मकदूनिया के शासक थे और इनकी मृत्यु के बाद फिर साम्राज्य शुरू होता है सिकंदर का। और सिकंदर एक अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था और सिकंदर को कहीं ना कहीं ऐसी कई सारी उपाधियां दी गई लोगों के, राजाओं के द्वारा, शासकों के माध्यम से, जो कि उसको महान बनाती है। उसके हिसाब से महान बनाती होगी, लेकिन वो कैसा उसका जीवन रहा, कैसी व्यवस्थाएं रही, वो सब कुछ एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से हमने सीखा और हमने जाना मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम जाना, हमने अशोक के बारे में पढ़ा, फिर हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने कई सारी जानकारी इकट्ठी करी और हमने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में इन्होंने इस धर्म की, या मैं कहूँ इस राज्य की स्थापना करी और इस साम्राज्य की जो स्थापना करी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी और एक जगह थी श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका प्रिय जो कि उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। अब बात करेंगे बिंदुसार की और बिंदुसार की बात क्या करेंगे जरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों, छोटा टॉपिक है, फास्ट रिवीजन करेंगे और 10 मिनट के अंदर पूरा वीडियो खत्म करेंगे। आप लगातार चीज़ों को समझते रहिएगा मेरे बच्चों। छोटी वीडियो होगी लेकिन काम की होगी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। सारे बच्चों ने कॉपी पेन ले ली होगी और आपने हेडिंग डाल ली होगी। पहला पॉइंट लिखना शुरू करिएगा, जरा लिखेंगे आप सारे बच्चे कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी लिखना शुरू करें। मैं बोल रहा हूं, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू करें। बोर्ड पर लिखा है, जो चीज़ रह जाएगी आप यहां से नोट कर लीजिए, लेकिन शब्द समझ में ना आए तो बाकी मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करिएगा। लिखो जरा, नोट करें आप नोट करिएगा। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, उसको नोट करिएगा। लिखो, पहला पॉइंट लिखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। आगे लिखो जो
298 ईसा पूर्व में, जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब यहां पर आपका फैक्ट बन गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उत्तराधिकारी था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। कब? जब बिंदुसार की मृत्यु श्रवणबेलगोला में, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, जो कि जैन धर्म का अनुयायी हो गया था, वहां पर मृत्यु होने के बाद कहीं ना कहीं उसने उपवास के माध्यम से अपनी मृत्यु, अर्थात कुछ खाया पिया नहीं, ऐसी विधि अपनाई। जैन धर्म की एक विधि होती है जिसके माध्यम से, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो बना वो बिंदुसार बना मेरे बच्चों। तो आपने अगला पॉइंट नोट कर लिया होगा। और बिंदुसार जो मगध की राजगद्दी पर बैठा वो 298 ईसा पूर्व की बात है मेरे बच्चों। कब की बात है? 298 ईसा पूर्व की बात है। अगला टॉपिक यहीं से जुड़ जाएगा। अगला पॉइंट होगा, इसे नोट करिएगा जरा, इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार को। बिंदुसार को कहीं ना कहीं अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। और अमित्रघात का अर्थ होता है, सारे बच्चे लिखो, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। मेरे बच्चों नोट कर लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। अब आगे बताएं हम आपको, जो अमित्रघात है, अमित्रघात ये आपका बिंदुसार का ही नाम है। और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, मतलब कि जहां जिसे उसने अपना शत्रु बना लिया उसका तो नाश करना ही है। तो कहीं ना कहीं वो अपने शत्रु को नहीं छोड़ता था, किसी भी तरह से अपने शत्रु को नाश कर देता था। अर्थात इसीलिए उसका नाम बनाया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया अमित्रघात। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। आगे बढ़ेंगे, नोट करिए जरा सारे बच्चे। देखो, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट करें, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। टॉपिक आपका पॉइंट बनेगा, जो बिंदुसार था वो किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक धर्म का अनुयायी था मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में। आगे पॉइंट समझिए जरा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो सारे बच्चे नोट करें, लिखो, आजीवक संप्रदाय की स्थापना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। आगे लिखेंगे, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। आगे देखेंगे, एक लेखक हुआ करता था स्ट्रेबो। तो आप नोट करिएगा, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश, मतलब सीरिया का नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में, लिखो, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। ये पॉइंट यहां पर क्लियर होता है, बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है। आगे समझेंगे, इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया माना जाता है। ये पॉइंट नोट करिएगा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और यहां पर विराम लगा दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, और जो तक्षशिला हुआ था, तक्षशिला के आसपास एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में एक जगह थी। तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। किसमें? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोह का वर्णन प्राप्त होता है। नोट कर लिया होगा। अगला बिंदु नोट करिएगा, लिखो, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा।
इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और फिर बाद में अशोक को भेजा। पहले सुसीम को भेजा और फिर बाद में अशोक को भेजा। मेरे बच्चों, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में हुआ करता था, इसमें 2 विद्रोह हुए, इनका वर्णन प्राप्त होता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेज दिया और बाद में फिर अशोक को भेजा। सुसीम को जब भेजा तो विद्रोह कंट्रोल हुआ, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें अपना एक और शासक अशोक को भेजना पड़ा, और जो कि विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए। इतनी ही बात आपकी लूसेंट की किताब में लिखी है, जो हमने आपको समझा दी है। आगे बढ़ेंगे, जरा नोट करिएगा, जरा लिखो एथेनियन, लिखो एथेनियन के अनुसार, एथेनियन भी एक लेखक थे, तो लिखो एथेनियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से, किससे, एंटियोकस फर्स्ट से, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, याद रखना। एथेनिया के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश अर्थात शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी थी। तो सारी बातें तो मान ली जाती हैं, लेकिन दार्शनिक को भेजा नहीं जाता है। वहां का शासक कह देता है कि दार्शनिक बिचने के लिए नहीं है, बाकी आप सारी चीजें ले जाइएगा। यहां से आगे बढ़ते मेरे बच्चों, प्रार्थना की, आगे मेरी बात लिख लेंगे सारे बच्चे, नोट करिए, नोट करते रहिए, नोट करो। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। मेरे बच्चों, इन्होंने ही बताया कि बिंदुसार की जो सभा हुआ करती थी, इस सभा में 500 लोग हुआ करते थे, जो कि मंत्री परिषद के रूप में 500 सदस्य हुआ करते थे। मेरे बच्चों, आपने ये बात नोट कर ली होगी। और जिसका प्रधान खल्लाटक था, कौन था मेरे बच्चों, खल्लाटक। इतनी बात थी। अभी हमने बिंदुसार को मारा नहीं है, बस हमने यहां तक टॉपिक पढ़ाया, और इतना ही टॉपिक आपकी बुक में लिखा है, बस यहां टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद बात चलेगी अशोक की मेरे बच्चों। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अशोक, नए पेज से बढ़िया हेडिंग लगाइएगा आप अशोक, और लिखना शुरू करें। बिंदुसार का उत्तराधिकारी, ध्यान करना मेरे बच्चों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। आगे बढ़ेंगे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, और राजगद्दी पर बैठने के समय, लिखो 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 लिखो, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहां का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। और तब जाके बिंदुसार ने अशोक से कहा, जाओ और विद्रोह को दबा दो, रोक दो। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो पूरा ही शासक बन गया, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो बना वो अशोक महान हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, और इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। इतनी बातें आपके दिमाग में आ गई। लास्ट पॉइंट हमने सीख लिया। छोटा सा वीडियो है, कामयाब वीडियो है। अब एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं जरा समझना। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा बिंदुसार। आप अपनी नोटबुक में टिक करते रहिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बनेगा, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन बनेगा, बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? अमित्रघात। अगला क्वेश्चन बनेगा, अमित्रघात जो इसका नाम है, इसका अर्थ क्या है? तो शत्रु विनाशक। क्वेश्चन बनेगा, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, और इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बताइए कि अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो प्यारा आंसर देंगे आप, शत्रु विनाशक। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? आंसर होगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना
मकलिपुत्र घोषाल ने की थी मेरे बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़े जरा, देखो भैया अगला क्वेश्चन बनेगा, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो भद्रसार के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था राजदूत बनाकर? आपका आंसर होगा डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेज दिया था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? तो सिंघसेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन, एथेनियन के अनुसार बताइए कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश या सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से किन किन चीजों की मांग की थी? तो आपका आंसर होगा मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की प्रार्थना कर डाली। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता घोषित कर दिया? तो 16 राज्यों का विजेता घोषित कर डाला। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों का मंत्रिपरिषद था? तो आप लोग प्यारा आंसर दोगे, लगभग 500 सदस्यों का मंत्रिपरिषद था। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों बनेगा, और जो कि अगला क्वेश्चन बनेगा, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी, इसके प्रधान को क्या कहा जाता था? आंसर होगा खल्लाटक कहा जाता था। अब थोड़ा सा अशोक के बारे में समझ लें। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक हुआ। अशोक 269 ईस्वी में किसकी गद्दी पर बैठा? तो मगध की गद्दी पर बैठ गया। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी नाम था। और राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप आंसर दोगे भैया, अवंती का राज्यपाल था। उम्मीद है आज के टॉपिक ये छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन चीजें आपके दिमाग में घुस गई होंगी, और उम्मीद करेंगे आप इतनी इत्मीनान से, इतनी मेहनत के साथ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे और हम आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है आप जहां भी जैसे भी होंगे, आपके साथ मेरी बहन बेटियां जुड़ी होंगी, जो कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, ऐसा अपना आचरण बनाए हुए होंगे। धन्यवाद, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल की नई वीडियो के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के साथ। कल अशोक को पूरा हम पढ़ेंगे और मजेदार तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक को देंगे। केवल आप अपने 20 मिनट मुझे देते रहिएगा। इस 20 मिनट में आपको लगातार वीडियो के माध्यम से, और इस 20 मिनट में हम गारंटी लेते हैं आपके कोई भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे मेरे बच्चों। तो जुड़े रहिए, लगे रहिए और लूसेंट की बुक का मजा लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।